जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में पढ़ने वाला है हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसे हिंदी में सर्वनाम और इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। तो दोस्तों, सर्वनाम होता क्या, सर्वनाम के कौन कौन से भेद हैं और सारे एग्जांपल्स को देखेंगे, और सर्वनाम का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं और कहाँ करते हैं, चलिए आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। दोस्तों, सर्वनाम को स्टार्ट करने से पहले यानी शुरू करने से पहले समझ लेते हैं कि देखिए सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, जिसमें नाउन आया। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। तो सर्वनाम को समझने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि संज्ञा क्या होता है। हालांकि संज्ञा का वीडियो हम बना दिए है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में कि नाउन किसे कहते हैं, जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। देखिए, संज्ञा का मतलब होता है दोस्तों किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। ये तो हो गया आपका नोट्स, जो आप बहुत सारे स्टूडेंट रट लेते हैं लेकिन उन्हें पता बिल्कुल नहीं होता। तो दोस्तों, संज्ञा का मतलब होता है, एक शब्द में अगर कहा जाए तो संज्ञा का मतलब होता है कि नाम, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, चाहे वस्तु का हो, चाहे स्थान का हो, चाहे कोई भाव व्यक्त कर रहा हो, उसी को बोलते हैं संज्ञा। तो आपको क्लियर समझ में आया कि संज्ञा का मतलब क्या होता है, वो एक नाम होता है, क्योंकि इसमें दिया हो प्रोनाउन। नाउन का मतलब संज्ञा, लेकिन इसमें दिया है नाम। इससे आपको पता चल रहा है कि नाउन का मतलब नाम होता है, लेकिन इसमें दिया है कि प्रोनाउन। हालांकि प्रोनाउन यानी संज्ञा से पहले हमें क्या पढ़ना है, उसी को बोलते हैं सर्वनाम। संज्ञा के बदले या फिर संज्ञा के स्थान पर जो चीजों का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का, उसी को बोलते हैं सर्वनाम। तो चलिए इसकी परिभाषा को देखते हुए और इसके उदाहरण को देखते हुए और भी अच्छे तरीके से समझते हैं। इसकी परिभाषा की अगर देखा जाए तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यानी संज्ञा का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, उसके जगह हम लोग सर्वनाम का उपयोग करेंगे। और वो सर्वनाम कौन कौन से हैं, देखिए, जैसे मैं, हम, तुम, वह, यहाँ, आप, कोई, ये, वे, क्या, जो, सो, उसका, उसने इत्यादि, ये सभी जितने भी हैं ये सभी सर्वनाम है। कैसे, चलिए उदाहरण के माध्यम से इसे और भी डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, इससे पहले आपको नोट में समझना पड़ेगा कि सर्वनाम का हम लोग प्रयोग करते क्यों है। देखिए, सर्वनाम का प्रयोग जो है वो पुनरुक्ति को दूर करने के लिए किया जाता है। सर्वनाम का प्रयोग पुनरुक्ति को दूर यानी रिपीटेड को, जिस चीज को हम लोग बार बार रिपीट करते हैं, बार बार दोहराते हैं, उसी चीज को दूर करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। क्योंकि बार बार रिपीट करने से आदमी इरिटेशन हो जाता है, यानी इरिटेट होने लगता है कि बार बार एक ही चीज को रिपीट करना। देखिए, दूसरा है आपका आदर और अनादर के भाव को व्यक्त करने के लिए हम सर्वनाम से पता लगाते हैं कि किसको आदर करना चाहिए, किनको अनादर करना चाहिए। क्योंकि देखिए, संज्ञा का मतलब क्या होता है, नाम। और अगर कोई हमसे बड़ा आदमी है तो उसका नाम लेकर अगर पुकारेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका आदर हम नहीं कर रहे हैं, यानी अनादर कर रहे हैं। तो उसके बदले हम क्या उपयोग करेंगे, सर्वनाम उपयोग करेंगे। इसी को बोलते हैं सर्वनाम। देखिए, इसके उदाहरण के माध्यम से चलिए और भी डिटेल में समझते हैं। देखिए, पहला उदाहरण है कि सोहन कल गांव जा रहा है। मान लीजिए सोहन एक आदमी का नाम है और नाम क्या है, संज्ञा आपका, लेकिन वो जा रहा है, कल गाँव जा रहा है। देखिए कि सोहन ने अपना सारा सामान बांध लिया, सोहन अपने बड़ा भाई के साथ जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों आपका संज्ञा, क्योंकि संज्ञा का मतलब होता है नाम। तो इसमें बार बार सोहन नाम क्या आ रहा है, सोहन नाम आ रहा है जिसका बार बार उपयोग कर रहे हैं, बार बार। और मान लीजिए कि सोहन हमसे बड़ा है तो उसका आदर हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो इसी चीज को देखते हुए बनाया गया है सर्वनाम को, यानी संज्ञा के बदले यानी उसके स्थान पर हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, सर्वनाम प्रयोग करेंगे, यानी बार बार उसका नाम को नहीं लेंगे। चलिए जैसे समझते हैं, जैसे सोहन कल गांव जा रहा है, ये एक बार हमने बोल दिया, क्योंकि अगर नाम नहीं लेंगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा आदमी की बात कर रहे हैं। तो पता, देखिए, एक बार हम लोग नाम लेते हैं कि सोहन कल गांव जा रहा है, उसके बाद हम लोग क्या उपयोग करेंगे, सर्वनाम। उसने अपना सारा सामान बांध लिया, यानी बार बार हमको उपयोग, बार बार उसके नाम को दोहराने की जरूरत नहीं है, चाहे वो बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो। उसके बदले हम लोग सर्वनाम उपयोग करेंगे। जैसे उसने हमारा क्या है आपका, ये आपका सर्वनाम है जो संज्ञा के बदले आता है। तो यहाँ पर संज्ञा क्या है, सोहन है, लेकिन उसके बदले क्या आया, सर्वनाम आया। यानी सोहन यानी नाम को हटा दिए, संज्ञा को हटा दिए, इसके बाद सर्वनाम को उपयोग किए। वो अपने बड़ा भाई के साथ जाएगा। देखिए, वो जो है वो आपका सर्वनाम है, जो नाम के स्थान पर या नाम के ही जगह पर उपयोग किए गए हैं, उसी को बोलते हैं सर्वनाम। आई होप आपको यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया होगा। इसके बाद पता करते हैं कि आगे सर्वनाम के भेदों के बारे में। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये दोस्तों आपके 6 जो है वो आपके सर्वनाम के भेद है, यानी इसे प्रकार बोलते हैं। अब एक एक करके समझते हैं कि इन भेदों के बारे में और इनके कितने उपभेद होते हैं और इनको पहचानने का तरीका कौन कौन से। तो सर्वनाम, तो देखिए पहला जो है आपका वो पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आपके कुछ उपभेद होते हैं, उनको भी समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं।
दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए नाम में ही आपका लगा रखा है पुरुष, यानी जरूर इसमें कोई व्यक्ति होगा। देखिए वे शब्द जो व्यक्तियों के नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो व्यक्तियों के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यानी किसी का नाम राम, मोहन, सीता, गीता हो तो उसके जगह हम क्या प्रयोग करेंगे, उन्हीं को बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे जैसे दोस्तों मैं, तुम, हम, उसका, उसकी आदि, ये सभी क्या है, ये आपके पुरुषवाचक सर्वनाम है। दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है वो बोलने वाला प्राणी होता है। देखिए आप नोट कर लीजिएगा ऐसे कि बोलने वाला प्राणी जो होता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। यानी जो भी पुरुष अपने मुंह से बोलता हो, चाहे कोई एक व्यक्ति हो चाहे दूसरा व्यक्ति, जो भी बोलता हो उसे बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अब अगला जो आता है दोस्तों वो आप नोट कर लीजिएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद, यानी इसके भी 3 उपभेद होता है। क्योंकि देखिए पहला आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम को समझने से पहले इसके उपभेद को देखेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है। तो दोस्तों अब समझते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद के बारे में। पहला है आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ये होता क्या है, देखिए वे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता अर्थात कहने वाला अपने लिए करता है। देखिए वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला या फिर कहने वाला। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं अपने लिए करूंगा, तो क्या होता है कि वक्ता का मतलब होता है कहने वाला जो बोलता है। जैसे मैं, हम इत्यादि। अब इसको समझने के लिए चलिए इसके उदाहरण को देखते हैं। देखिए उसका उदाहरण है कि मैं पढ़ रहा हूँ। दोस्तों क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। तो मैं जो ये आपका सर्वनाम है ये किसके लिए उपयोग कर रहा हूँ, मैं खुद के लिए, यानी मैं पढ़ रहा हूँ या फिर मैं पढ़ा रहा हूँ। जैसे हम घूमने जाएंगे, तो हम जो है घूमने जाएंगे ये हम अपने लिए कर रहे हैं, हम मतलब हम लोगों के लिए। जैसे अब अगर बात करें कि हमारी सुनो, आप केवल सिर्फ हमारी सुनो, तो हम अपने लिए बात कर रहे हैं कि सिर्फ मेरे ही सुनो, तो हम क्या हो गए, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जो वक्ता अपने लिए करता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ये होता है क्या, देखिए वे सर्वनाम जिनका प्रयोग सुनने वाला अर्थात श्रोता के लिए किया जाता है। इन सर्वनाम का प्रयोग तभी होता है जब कोई सुनता है। जैसे आप सुन रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आप क्या हो गए, आप श्रोता हो गए। या तो सुनने वाला या तो श्रोता। श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला। तो जैसे इसका बात कर लेते हैं कि इसको पहचानने का तरीका है। तो जैसे तुम, आप, आपका, इत्यादि, जब भी ये सब शब्द आए ये क्या है आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे इसके उदाहरण को और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे इसके उदाहरण है, तुम ये काम कर लो, यानी मैं आपको बोल रहा हूँ कि तुम ये काम कर लो, या फिर मैं बोलूंगा कि तुम लिख लो, तुम इसे पहले लिख लो, तो मैं किसके लिए कर रहा हूँ, आपके लिए। तो आप क्या हो गए, आप हो गए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सुनने वाला या अर्थात श्रोता के लिए किया जाता है। तो आप हो सुनने वाला, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो को सुन रहे हो, देख रहे हो, तो आप क्या हो गए, आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। आप खाना खा लीजिए, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप खाना खा लीजिए, तो आप क्या हो गए, ये, जैसे ये क्या हो गया, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। तीसरा है आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए इन दोनों से बिल्कुल ये अलग है, क्योंकि अन्य का, इस शब्द से ही आप पता लगा सकते हो कि अन्य का मतलब ना ही मैं अपने लिए करूंगा और ना ही आपके लिए, ये होगा किसी तीसरे के लिए। कैसे, चलिए इसकी परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। जैसे वे सर्वनाम जो वक्ता एवं श्रोता के अलावा किसी तीसरे का बोध कराता हो, ना ही उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा ना ही मध्यम पुरुषवाचक होगा। लेकिन ऐसे सर्वनाम जिसका उपयोग ना ही हम अपने लिए ना ही आप अपने लिए करोगे, यह होगा किसी और के लिए। जैसे इसको पहचानने का तरीका क्या है, तो यह है आपका वे, वह, उसका, इत्यादि। ये सभी जितने भी है ये सभी क्या है, ये आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए जो किसी तीसरे का बोध कराता हो, यानी कोई तीसरा इसमें एंटर मारेगा। जैसे उसके उदाहरण में समझते हैं कि वे समझदार इंसान है। वे समझदार इंसान है, यानी हम बात कर रहे हैं किसी तीसरे का, ना ही मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ ना ही आपके लिए। ये किसके लिए बात हो रही है, ये तीसरे आदमी के लिए है, उसी को बोलते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वह अच्छे व्यक्ति है, किसके लिए बात कर रहे हैं, किसी तीसरे के लिए। हम और आप किसके लिए, किसके बात कर रहे हैं, किसी तीसरे के लिए। जैसे उसकी गर्लफ्रेंड अच्छी नहीं है, तो ये किसके लिए बात कर रहे हैं, उसकी गर्लफ्रेंड के लिए। तो ये क्या हो गया, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ना ही मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ ना ही मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ, ये किसी तीसरे के लिए, उसी को बोलते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आया हो।
अब इसके आगे भेद, उसके भेद को देखते हैं सर्वनाम के। ये तो हो गया आपका 3 उपभेद। अब समझते हैं दूसरा जो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 2 आपका भेद है। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है कि वे शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध कराता है उसी को बोलता है निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए नाम से आप पता लगा सकते हो कि निश्चय बोला है, यानी कोई घटना निश्चित ही होगा, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसी को बोलते हैं। जैसे उसका उदाहरण पहले देख लेते हैं कि यहाँ जा रहा है। जैसे हमको पता है कि यहाँ जा रहा है, अगर दूसरा एग्जांपल है राम घर जा रहा है, राम को देख रहे हैं हम कि राम घर जा रहा है अपना, तो निश्चित घर ही जा रहा है, उसी को बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जहाँ निश्चितता की बात हो, जहाँ गारंटी की बात हो कि कोई काम गारंटी हो रहा है या फिर कोई घटना गारंटी हो रहा है, उसी को बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है हम सभी घूमने जा रहे हैं। तो दोस्तों हम अपने क्या क्या कर रहे हैं कि हम सभी घूमने जा रहे हैं, यानी निश्चित बात हो रही है कि हाँ हम लोग घूमने जा रहे हैं, तभी तो बोल रहे हैं कि हम लोग घूमने जा रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, जहां गारंटी की बात हो। अब देखिए तीसरा जो इसका है सर्वनाम हुआ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये तीसरा आपका प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जस्ट निश्चयवाचक सर्वनाम का उल्टा यानी ऑपोजिट ही होगा अनिश्चयवाचक। निश्चय में जहां निश्चितता की बात होती है, गारंटी की बात होती है, लेकिन अनिश्चय में आपका गारंटी नहीं रहेगा, यानी इसमें आपका कोई मन में शक रहेगा। जैसे वे शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध नहीं कराता हो, ठीक उल्टा उसका उल्टा ही हो जाएगा, उससे बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण में समझ लेते हैं इसका कि कोई आ रहा है। जैसे हमको मेरे मन में शक हुआ कि कोई आ रहा है, या फिर किसी का फोन आया। अगर देखेंगे तो किसी, हम मान लीजिए हम रूम में खड़े हैं और अगर मोबाइल में फोन आ गया तो किसी का फोन आया, यही ना बोलेंगे। हमको थोड़ा पता है कि किसका फोन आ रहा है, लेकिन फोन तो आया ना, किसी का तो आया, तो उसी को बोलेंगे अनिश्चयवाचक। लेकिन फोन तो आया, लेकिन किसका आया हमको पता नहीं है। जैसे वहां कौन है। दोस्तों ये सब जो डायलॉग या फिर वाक्य है, ज्यादातर हॉरर मूवी यानी भूत वाले फिल्मों में ज्यादातर उपयोग किए जाते हैं। जैसे कि वहां कौन है, ज्यादातर औरतें बोलती है कि वहां कौन है, यानी कोई तो है लेकिन निश्चित पता नहीं है कि कौन है, उसी को बोलते हैं अनिश्चयवाचक। जहाँ गारंटी की बात ना हो, जहाँ शक की बात हो। जैसे चौथा है आपका, आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। ये आपका चौथा भेद है सर्वनाम का, संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य में दूसरे वाक्यों से हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों संबंध से ही पता लगा सकते हो आप, जहां कि वाक्यों में कोई संबंध होगा, जहां कोई मेल होगा। जैसे इसको पहचानने का एक तरीका है, देखिए आसानी से। जैसे जो सो रहेगा आपका, जैसा को वैसा रहेगा, जिसकी उसकी रहेगा, ये सब भी जितने वाक्य, जहां पर भी वाक्य में देखिए समझ जाइए कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है उसी को बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए इसके उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जो करेगा सो भरेगा। देखिए आपका जो आया और यहाँ पर सो आया, वो क्या है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ता है, उसके संबंध को बताता है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये एक कहावत है दोस्तों, बहुत ही फेमस कहावत है। तो इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये संबंधवाचक सर्वनाम जैसी और वैसी। देखिए जैसी और वैसी है, जैसा और वैसा। इसका जो लास्ट उदाहरण है वो है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये भी एक कहावत है, वो काफी चर्चे में और फेमस कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, इस वाक्य को, जिसकी और उसकी। ये दोस्तों क्या है, ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आया हो। अब आगे बढ़ते हैं इसकी 5वां भेद की ओर, जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये होता क्या है, चलिए इसकी परिभाषा को पहले देखते हैं और इसके पहचानने का तरीका कौन कौन से है उनको भी देखेंगे। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जिससे सवाल बनते हैं, उसी को बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इनको पहचानने का तरीका क्या है, जब भी वाक्य में आपको ये सब शब्द दिखे, समझ जाइए आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे कौन, क्या, कहाँ, कैसे, कब इत्यादि, ये आपको जब भी मिले आप पता लगा लीजिएगा कि वाक्य में ये सब दिख गए, तो पता लगा लीजिएगा कि ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जो वाक्यों में प्रश्न पूछने का काम करते हैं, सवाल पूछने का। उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। जैसे मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपका नाम क्या है, तो मैंने आपको प्रश्न पूछा, तो आप क्या हो गए, ये क्या हो गया आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे तुम क्या खा रहे हो, तुम कोई खा रहा है तो उसको पूछेंगे कि भाई तुम क्या खा रहे हो, तो उसको सवाल ही ना पूछे कि तुम क्या खा रहे हो, वो हो गया आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। जहाँ सवाल जो पैदा होता है उसी को बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो जैसे शब्द जो सवाल पैदा करते हैं, जो सवाल पूछते हैं, उसी को बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला भेद जो है इसका लास्ट जो है छठा, वो है निजवाचक सर्वनाम। दोस्तों निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसके परिभाषा को देखते हैं और इसके उदाहरण को समझते हैं।
देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों, निज, पहले आप नाम में देखिए कि निज का मतलब होता है जो अपने लिए या खुद अपने लिए करता है, उसी को बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। कुछ ऐसे शब्द जिसका उपयोग ही होता है केवल अपने लिए, जैसे उदाहरण में देखेंगे इसको कि मैं अपना काम खुद कर लूंगा, यानी किसी को कोई करने की काम, मेरा काम किसी को करने की जरूरत नहीं, मैं अपना काम खुद कर लूंगा। तो खुद क्या है आपका, ये आपका है निजवाचक सर्वनाम। जो निज यानी निजता की बात हो, जहां स्वयं काम कर लेता है, उसी को बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। अगला जो है आपका मैं उनसे खुद मिलूंगा, यानी मैं उनसे खुद मिलूंगा, किसी को मिलाने की जरूरत नहीं है। यानी खुद मैं क्या हुआ, खुद हूँ, तो खुद देखिए कि निजवाचक सर्वनाम, यानी मैं बोल रहा हूँ कि मैं अपना काम खुद कर लूंगा, वे अपना काम खुद कर लेंगे, वे खाना खुद खा लेंगे, किसी को खिलाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम, जो वाक्यों में प्रयोग होते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी पढ़ने का मौका मिले और वो भी पूरी अच्छे तरीके से तैयारी करें ट्रिक के साथ। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।